अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि हम लोग देखेंगे कि पाइथन जो है ना एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं ताकि अच्छा, हमने लास्ट जो कवर किया था ना वो वेरिएबल्स और उसकी नेमिंग कन्वेंशन कवर की थी, ठीक है। वेरिएबल को वैल्यू और फिर उसी सेम वेरिएबल को रीअसाइन करके वैल्यू देखा था, ठीक है। ये जो था ना डायनामिक टाइपिंग और टाइप फंक्शन, ठीक है, ये हमारा टाइप फंक्शन का मैंने बता दिया कि था कि लाइक आप उससे जो है वो डेटा टाइप देख सकते हैं, ठीक है। और डायनेमिक टाइपिंग जो है ये कॉन्सेप्ट स्किप हो गया, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यूजिंग इनपुट फॉर यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, इनपुट फंक्शन को देखेंगे और टाइप कन्वर्जन्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायनेमिक टाइपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको देख लेते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग क्या है। अगर मैं यहाँ पर एनोटेशन ऑन करती हूँ, लाइक मैं आपको सी प्लस प्लस की एग्जांपल दूं, बल्कि ना वाइट बोर्ड पे ही चलते हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा बेटर तरीके से है, क्योंकि लिखने वाला काम ज्यादा है। पाइथन को कहा जाता है कि ये जो लैंग्वेज है ना हमारे पास, ये लैंग्वेज है डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। अब डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? सी प्लस प्लस में जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हम उसके साथ उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए और उसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू रखनी है तो हम उसके साथ उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लोट के लिए सेपरेट डेटा टाइप होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप भी कर देती हूँ लाइक 34.5। तो यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप साथ लिख रहे हैं हर वेरिएबल की स्पेसिफिकली। इसकी वजह से जो एक यूनिक बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि सी प्लस प्लस को डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मतलब सी प्लस प्लस को पहले से ही हम डिफाइन करके दे देते हैं कि इस वेरिएबल की टाइप ये है, इस वेरिएबल की टाइप ये है। लेकिन अगर हम यही बिहेवियर जो है वो पाइथन के साथ करें, लाइक हम पाइथन के साथ कैसे करते हैं, पाइथन के साथ हम a इज इक्वल 5 उसको दे देते हैं, ठीक है। b इज इक्वल 39.5। तो पाइथन को कैसे पता लगता है कि इस वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है और इस वेरिएबल में कौन सी टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस केस में हमने ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कि इसमें कौन सा टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, इसमें कौन सा टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। तो जब प्रोग्राम जो है वो इंटरप्रेट हो रहा होता है, जो भी हम कोड लिखते हैं उसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो रन टाइम पे जो है ना वो डिसाइड करता है, लाइक जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो उस पॉइंट पे जो है वो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो डिसाइड करता है कि इस वैल्यू या इस वेरिएबल की जो है डेटा टाइप क्या होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर मैं बात करूँ सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में जब कोड रन हो रहा होता है तो कोड रन होने से पहले ही ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है कि इन वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या है, ठीक है। वो वेरिएबल्स की डेटा टाइप जो रन टाइम पे डिसाइड हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। रन टाइम का आइडिया है अरूज आपको? अरूज, आपको रन टाइम का आइडिया है? अच्छा, रन टाइम का मतलब ये होता है कि हमारा कोड ना, जो भी हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको हम जब लाइक मतलब अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में पहले वो सारा कोड इकट्ठा जो है ना कंपाइल होता है। कंपाइल होने का मतलब क्या है कि वो सारे के सारा इकट्ठा रन होगा, ठीक है। पहले वो कंपाइल करता है कंपाइलर पूरे कोड को, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो उसको रन करता है, ठीक है। अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। कोड के रन होने को जो है ना हम रन टाइम कहते हैं, ठीक है। कोड जिस टाइम पे रन हो रहा है, जिस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम रन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो रन टाइम पे अगर डेटा टाइप डिसाइड हो रही है तो हम उस लैंग्वेज को डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और अगर रन टाइम से पहले ही, लाइक जब हम कोड लिख रहे थे तभी हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दी, तो उस टाइम पे जो हमारे पास हम उसको बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टैटिक टाइपिंग, ठीक है। स्टैटिक टाइप्ड या स्टैटिक टाइपिंग आप कह लें। तो सी प्लस प्लस जो है हमारे पास वो एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और पाइथन जो है हमारे पास वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जितना टाइम आपका कोड जो है वो सी प्लस प्लस का रन होने में लेता है, उससे डबल कह सकते हैं आप टाइम जो है वो पाइथन का कोड रन होने में लेता है। इसका कोई रीजन या लॉजिक आपको समझ आया कि क्यों पाइथन का कोड जो है वो डबल टाइम ले रहा है सी प्लस प्लस के कोड से? आप इसी प्लस प्लस में पहले ही मीन्स उसको बता दिया गया कि इसकी डाटा टाइप ये है, तो उसको इतना नहीं करना पड़ेगा ना कि कौन सी डाटा टाइप का है। तो पाइथन में एक तो वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट हो रहा है क्योंकि, और साथ में आप ही उसको ये भी बैकएंड पे देखना पड़ रहा है कि इसकी डाटा टाइप क्या है, यानी इस वजह से वो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले रहा हो सी प्लस प्लस। हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसकी यही एक्सप्लेनेशन है एग्जैक्टली exactly, शाबाश, ठीक है। कि देखें, जब एक चीज ऑलरेडी डिफाइंड है तो उस पर टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, लेकिन एक चीज रन टाइम पे एक एक वेरिएबल की वैल्यू को आपको डिसाइड करना पड़ता है ये किस डेटा टाइप की है, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है सी प्लस प्लस एक फास्ट लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू पाइथन। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में जाके ना डीएसए का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डीएसए के सब्जेक्ट में ना आप डिफरेंट कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। लाइक आप देखेंगे कि ये कोड कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी आप जो है ना, अगर डीएसए यूनिवर्सिटीज में जो है वो सी प्लस प्लस में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पाइथन के साथ कर रहे होंगे तो आप उन दोनों का कंपैरिजन करके देखें ना, तो सी प्लस प्लस का कोड जो है कंपैरेटिवली जल्दी चलता है, ज्यादा फास्ट चलता है एज कम्पेयर टू पाइथन। दोनों हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस ही, ठीक है। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यूजर की आसानी के लिए वो बनाई गई हैं। उनको सिस्टम में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर उन हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी हम आपस में कंपैरिजन करें तो सी प्लस प्लस इज फास्टर देन पाइथन। तो डायनामिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट ये था बेसिक। यहाँ तक क्लियर है? जी आप ही। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर मैं आपको ना डायनामिक टाइपिंग में एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जस्ट गिव मी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डायनामिक टाइपिंग में ही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज भी है। डायनामिक लैंग्वेज कैसे है? जब आप सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो सी प्लस प्लस में जो है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो ये नंबर्स होते हैं कि लाइक इन नंबर से लेके इन नंबर्स तक वो जो है इंटीजर डेटा टाइप जो है वो डेटा होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये कितने डिजिट नंबर हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये हैं 6 7 8 9 10 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। यानी माइनस से लेके पॉजिटिव तक इतनी वैल्यूज होल्ड कर सकता है। अगर हमने लाइक कम वैल्यूज होल्ड करानी है, जैसे हम मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये इंटीजर डेटा टाइप जो है सिर्फ इतनी ही वैल्यूज होल्ड करे, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो शॉर्ट जो है वो डेटा टाइप यूज करते हैं। आपने शॉर्ट पढ़ी है अभी तक? आप ही पढ़ी है लेकिन यूज नहीं किया कभी एज अ डाटा टाइप। हाँ, और ये यूज होगी भी नहीं, ठीक है। मैं आपको ना आगे बताती हूँ कि लाइक ये किस तरह से यूज क्यों नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जो है हमारे पास, लॉन्ग में हम ना थोड़े नंबर्स बढ़ा देते हैं। कहाँ तक बढ़ाते हैं कि इसमें हमारे पास 9 की कैपेसिटी थी, इसमें हमारे पास है 6 7 8 9 10, ठीक है। आई गेस ये यहाँ पर ना, हाँ, यहाँ पर 10 डिजिट्स तक, अप टू 10 डिजिट्स वो होल्ड कर सकता है। फिर एक आ जाती है डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 डिजिट्स तक डेटा होल्ड हो सकता है। मोस्टली जब हम कोड कर रहे होते हैं ना एज फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, डेटा टाइप्स बता दी जाती हैं कि ये इंटीजर की आगे से शॉर्ट है, लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग, लेकिन यूज कहीं पर भी नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो मतलब यूज कहाँ पर हो रही है, थोड़ा सा यूज केस मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक प्रोजेक्ट था
फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हम लोगों ने जो कस्टमर्स थे उनके फ़ोन नंबर भी एंटर करने थे। अब आपको पता है यूजुअली पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़ोन नंबर 11 डिजिट्स का होता है, ठीक है? वहाँ पर हम अगर इंटीजर डेटा टाइप लेके जाते थे ना, तो वो होल्ड ही नहीं करता था, लाइक मतलब उसने तो 9 डिजिट से ऑनवर्ड आगे नंबर होल्ड ही नहीं करना। तो वहाँ पर हमने जो डेटा टाइप यूज़ की थी वो लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ की थी, ठीक है? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि लाइक क्यों जो है हमारे पास ये अलग-अलग टाइप की डेटा टाइप्स हैं, ठीक है? और यहाँ तक क्लियर है? जी आप भी। ठीक है। अब ये जो है ना ये कहानी सिर्फ सी प्लस प्लस के लिए है, ठीक है? सी प्लस प्लस में अगर इंटीजर को भी आप देखें, फ्लोट को भी देखें, तो मतलब इंटीजर एक बार इंट डिफाइन कर दिया, उसके बाद उसकी आगे से मतलब एक्सटेंशन कर दी कि अगर ज़्यादा इतने डिजिट्स होल्ड करने हैं, इतने करने हैं, इतने करने हैं, तो आपको ये वाली डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर सेम सेम बिहेवियर जो है ना वो फ्लोट के साथ भी है कि फ्लोट में भी हमें क्या करना पड़ता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, फिर उसके बाद आगे से बड़ी उसकी डेटा टाइप्स होती हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब पाइथन में ना सच कोई बिहेवियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथन के अंदर हम एक इंटीजर के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज लिख लें, ठीक है? बैकएंड में मेमोरी में क्या हो रहा है कि सी प्लस प्लस के अंदर मेमोरी अगर इंटीजर है तो इंटीजर में 9 बॉक्सेस ही डिफाइन होंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर 9 बॉक्सेस ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एक मिनट। मतलब 9 बॉक्सेस ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है? जो सी प्लस प्लस जिस तरीके से लिखी गई है ना, उसमें डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है कि इसने 9 बॉक्सेस ही इंटीजर में होल्ड करने हैं, ठीक है? लेकिन पाइथन क्या करती है, जब हम पाइथन में इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो पाइथन में क्या होता है हमारे पास, जस्ट मैं इसको ड्रॉ कर लूँ। पाइथन में जैसे-जैसे डेटा हमारे पास लंबा होता जाता है, तो वो अपने आप को एक्सटेंड करता जाता है, ठीक है? तो इससे एक बिहेवियर हमें ये भी समझ आ रहा है कि सी प्लस प्लस जो है वो स्टैटिक है, उसमें जो डेटा टाइप्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, ठीक है? मतलब इस डेटा टाइप ने इतना होल्ड करना है, लेकिन पाइथन के अंदर आप इंटीजर के अंदर जितने मर्ज़ी नंबर घुसा दें, वो कंटेन कर लेगा, ठीक है? अप टू अ सर्टेन लिमिट, अब ये तो नहीं मैं कह सकती कि 1000 नंबर या जितने नंबर, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो नंबर्स को होल्ड कर सकता है, ठीक है? तो पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है और डायनामिक भी है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया? जी आप भी। ओके। तो डायनेमिक टाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन टॉपिक हमारे पास है डेटा टाइप्स, जिनको हमने कल देख लिया था, और लाइक मैंने कहा था कि आप टाइप फंक्शन के थ्रू जो है इनकी डेटा टाइप्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं, आप टाइप फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी होल्ड करवा के जो है वो कर सकते हैं पास, लाइक मेरे पास ये ऑलरेडी जो है वो एक डेटा टाइप, मतलब एक वैल्यू पड़ी हुई है एक वेरिएबल के अंदर 20.5, ठीक है? अब मैं इसकी टाइप फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं एक न्यू वेरिएबल बना सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ v इज इक्वल, और इसमें जो है मैं टाइप फंक्शन को पास कर सकती हूँ, और टाइप जो है जोन सी भी फाइंड करनी है, मैं उस जिस वेरिएबल की टाइप फाइंड करनी है उस वेरिएबल को पास करूंगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं किस वेरिएबल की टाइप फाइंड करना चाहती हूँ, आंसर कीजिएगा अरूज। आप भी एक्स वेरिएबल की। जी, तो मैं एक्स वेरिएबल की टाइप जो है यहाँ पर जी को पास कर दूंगी, और प्रिंट फंक्शन के अंदर अब मैं क्या लिखूंगी? प्रिंट फंक्शन में मैं जी लिखूंगी, क्योंकि टाइप फंक्शन की वैल्यू जो टाइप फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ भी, वो तो जी वाला वेरिएबल होल्ड कर है, ठीक है? तो मुझे जी को प्रिंट करवाना है। अब मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, ये ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि लाइक ये जो है मेरे पास फ्लोट इसकी डेटा टाइप आ गई है। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ये टाइप फंक्शन को प्रिंट के फंक्शन में भी पास कर सकती हूँ, लाइक मैं इसको जो है वो कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक है? और यहाँ पर जो है मैं प्रिंट का फंक्शन यही वाले ले लेते हैं।
और इसमें मैं डायरेक्टली जो है वो टाइप फंक्शन पास कर देती हूँ, टाइप एक्स। तो इस तरह से भी आप जो है वो टाइप फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हमने कल डिस्कस कर ली थी अप टू नन टाइप। आज हम देखते हैं इनपुट, ठीक है। आउटपुट की हमने बात कर ली, डेटा टाइप्स की बात कर ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने छोड़ दिया कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या हम कोई भी ऐप बना रहे हैं कुछ भी, तो उसमें यूजर भी तो अपना कुछ डेटा एंटर करता है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेगा यूजर। तो लाइक यूजर से इनपुट लेने का तरीका क्या है, वो है इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन अब क्या करता है कि बेसिकली हमने जो भी वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, हम इनपुट फंक्शन में उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन हम लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में, ठीक है। इस सब को जो है मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। अब मैं इनपुट लेना चाहती हूँ यूजर से कि मेरे पास यूजर जो है वो क्या कर दे कि अपना नेम एंटर करे, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ इस प्रोग्राम को, तो मेरे पास नेम आ जाएगा। मैं नेम एंटर करती हूँ अरूज, ठीक है, और साथ मैंने एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो अरूज शोकेस होके आ जाएगा यहाँ पर। यूजुअली ये जो है ना कि मतलब मैंने नाम एंटर किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो अरूज आ गया खुद ब खुद। ये बिहेवियर कोलैब शो करता है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, जुपिटर नोटबुक टाइप, तो उसमें आई गेस ये बिहेवियर नहीं है, ठीक है। अगर आपने चाहते हो कि इनपुट का जो में जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है, ठीक है, वो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे शो हो क्या है, तो उसके लिए आपको इनपुट को किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर x इज इक्वल इनपुट लिख देती हूँ, ठीक है। और फिर मैं जो है वो एक्स इनपुट के फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी यूजर जो भी टाइप करेगा, वो एक्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और फिर जो है मैं एक्स वेरिएबल को प्रिंट करवा लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अरूज दोबारा से, और मेरे पास ये जो है वो अरूज प्रिंट होके आ गया है। यहाँ तक क्लियर है? जी आप भी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि लाइक हम लोग जब इनपुट के फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो मैंने इनपुट का फंक्शन बनाया एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, जो भी स्टेटमेंट लिखनी है ना इनपुट के फंक्शन में, वो लिखनी है आपने डबल कोटेशन मार्क में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कॉलन के साइन के बाद मैंने ब्रैकेट वो नहीं लगाया, स्पेस नहीं डाली, ठीक है, तो क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर तो कोलैब में मेरे पास जो है वो एक बॉक्स शो होके आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी आईडीज की बात करूँ ना, जैसे रेपलेट अगर आप यूज करोगे, रेपलेट भी बेसिकली एक जो है ना पाइथन के लिए आईडीई है, बल्कि उसमें आप ना किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि एंटर योर नेम के बिल्कुल डायरेक्ट बाद ही कर्सर आ जाएगा, ठीक है, और आप वहां पर जो है ना अपना नेम एंटर करोगे, ठीक है। तो ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके बाद जो है ना डबल कोटेशन मार्क एंड होने से पहले जो है ना वो एक स्पेस डाल दो, और उसमें जो है वो फिर आगे आपका कर्सर जो है ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट से पहले जो है ना एक स्पेस आ जाएगी। तो बेसिक ये चीज ना थोड़ी सी डिस्कस करनी थी। अब देख लेते हैं कि लाइक मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट है एंटर योर एज, ठीक है, और मैं एज एंटर करती हूँ। इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, ये रन होने में ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो देखते हैं। स्लो चल रहा है आज काफी। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एरर भी आ रहा है, उस एरर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एरर क्या है कि जब आप इनपुट का फंक्शन लिखते हो और उसमें इनपुट एंटर कर रहे होते हो, ठीक है, अगर आप इनपुट एंटर नहीं करते, तो वहां पर ना एक बिहेवियर शो होना शुरू हो जाता है। क्या बिहेवियर शो होता है कि आपका ना सारे का सारा अगला जो प्रोग्राम है ना वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप पीछे इनपुट एंटर नहीं करोगे। अभी अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पर कोई भी इनपुट एंटर नहीं किया था, ठीक है।
तो जब मैंने लाइक मतलब ये एज वाले वेरिएबल को चलाने, इस सेल को चलाने की कोशिश की, तो वो भी नहीं रन हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इनपुट जो है ना वो आपके पूरे के पूरे कोड की एग्जीक्यूशन को हाल्ट कर देगा, रोक लेगा, जब तक कि आप इनपुट के फंक्शन के अंदर जो है वो कोई वैल्यू पास नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और मतलब अच्छा है कि हमने ये एरर फेस कर लिया। और यहाँ पर जो कीबोर्ड इंटरप्ट का एरर आ रहा है ना, वो स्पेसिफिकली मैंने कोई की दबाई है, तो उसकी वजह से ना इंटरप्शन हुई है इसकी, उसमें क्या कहते हैं, अभी एग्जीक्यूशन में। जी जी। अभी ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कीजिएगा, वो ना थोड़ी कट हो गई है वो। अच्छा, मैं ना इसको चलाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने ये एक सेल चला दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी इनपुट एंटर नहीं किया, ठीक है। अब मैं ना इस वाले को चलाती हूँ, ठीक है, अगले सेल को। तो मेरे पास जो अगला सेल है ना वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। रीजन क्या है कि इनपुट का फंक्शन मेरे पास क्या करता है कि अगर मैंने इनपुट का फंक्शन चल गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की, तो वो बाकी कोड की एग्जीक्यूशन को भी रोक देगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जब तक मैं इसमें वैल्यू एंटर नहीं करूंगी तब तक मैं इसको भी नहीं चला सकती। तो मैं यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये वाले जो है ना ये रन होना शुरू हो गया है, ठीक है। आपने ये बिहेवियर देखा है? जी अभी। अच्छा, ये ना लाइक मतलब मैं HTML कर रही थी आई गेस, उसमें भी ये बिहेवियर था कि वहां पर इनपुट लेने के लिए ना हम प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, ठीक है। आई गेस HTML था या जावास्क्रिप्ट थी, तो उसमें भी वो पूरी कोड की एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं जब तक कि हम लोग जो है प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ एंटर ना कर लें, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम एज एंटर कर लेते हैं। अब मैंने एज एंटर कर ली 20, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस एज की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। चलिए देख लेते हैं इसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट के फंक्शन के अंदर जो है ना, मतलब जो भी हमारी इनपुट की स्टेटमेंट थी ना, पूरा के पूरा इनपुट का जो फंक्शन था ना, वो उठा के ना मैंने इसको टाइप फंक्शन को पास कर दिया था। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर वाला था ना हमारे पास प्रिंट, इसको किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, ठीक है। फिर एक और न्यू वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें टाइप फंक्शन लिखते हैं, और टाइप फंक्शन के अंदर जो है ना जिस वेरिएबल की टाइप चेक करनी है, एक्स की टाइप चेक करनी है, ठीक है, तो उसको पास कर लेते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे वाई वाले वेरिएबल को, क्योंकि टाइप फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो वाई वाले वेरिएबल में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना इसको करके देख लेते हैं। एज एंटर की मैंने 20, ठीक है। और अब उसके बाद इसकी जो क्ला अच्छा, एक मिनट, मैं ना इसको क्लियर करती हूँ, यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू शायद आ रही है, उसकी वजह से जो है ना क्लियर नहीं आ रहा आउटपुट। अच्छा, इसकी जो नन टाइप आ रही है ना वो पता क्यों आ रही है? वो आ रही है ऊपर वाला जो हमारा सेल था ना, ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से आ रही है नन टाइप। यहाँ पर हम जो है ना जब भी गार्बेज वैल्यू आने शुरू हो जाए ना, लाइक आपका आउटपुट ठीक ना आ रहा हो, तो उससे पहले जो है ना एक तरीका है, डिलीट आपने लिखना है, और उस वेरिएबल को डिलीट कर दें, यानी एक्स को मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। फिर वाई को भी डिलीट कर देते हैं, इनकेस अगर गार्बेज वैल्यू जो है वो वाई की वजह से आ रही है। अब जो है ना प्रोग्राम मैंने दोबारा रन किया, ठीक है, और अभी भी शो कर रहा है। अम, एक मिनट, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, अब ठीक उसने वैल्यू दी है, ये इरेज कर देते हैं। ये मैंने मेथड बताया, अगर आपकी कभी होता है ना कोड में ठीक वैल्यू नहीं आ रही, तो उस केस में ना आप अपने उस वेरिएबल को ना डिलीट कर सकते हैं, तो फिर आपके पास जो है ना कोड ठीक चलना शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो है मेरे पास इसकी जो डेटा टाइप आ रही है वो डेटा टाइप आ रही है स्ट्रिंग। तो इम्पोर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि इनपुट के फंक्शन के अंदर यूजर चाहे कुछ भी टाइप का डेटा एंटर करे, वो फ्लोट टाइप का डेटा एंटर करे, स्ट्रिंग टाइप का डेटा एंटर करे, आपके पास जो है इनपुट का फंक्शन जो डेटा टाइप रिटर्न करेगा वो किस टाइप की करेगा, स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इनपुट फंक्शन रिटर्न्स स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं, ये पॉइंट क्लियर है। जी आप अरूज, ही। ये पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इनपुट फंक्शन के बारे में यही है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि मैंने असाइनमेंट में रखी है, आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टाइप कास्टिंग की। ठीक है, पहले ना एक प्रॉब्लम मैं आपको देती हूँ। ठीक है, वो प्रॉब्लम आप खुद करें, अ, या तो खोल लें, कोलैब नोटबुक खोलें अगर आपके पास लैपटॉप है, नहीं तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। आपने लैपटॉप ऑन किया हुआ है? जी आप ही। अच्छा, कोलैब नोटबुक खोल लें और मैं अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयर करना स्टॉप करती हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू करें। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। आप भी स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? जहां पर शेयर वाला बटन है ना, ठीक है, उसको शेयर करें, फिर उसके बाद आगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने अपनी कौन सी स्क्रीन शेयर करनी है। अगर तो इंटायर स्क्रीन शेयर करनी है तो इंटायर कर सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक विंडो शेयर करनी है तो वो भी कर सकती हैं। और सेलेक्ट करके ना नीचे ब्लू कलर का बटन होगा शेयर, वो क्लिक करें तो आपका शेयर हो जाएगा। आप ही शेयर हो गया है? जी जी, हो रही है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मैं देख लूं, मुझे लगता है नहीं हो रही। हो रही है, ठीक है। अरूज, नहीं चल रहा आपका? आई गेस लोड होना शुरू हो गया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर न्यू नोटबुक वाला चले जाए। चले, ये भी ठीक है।
अभी ओपन होगी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यूजर से दो नंबर इनपुट लेने हैं, ठीक है, और उनको दो सेपरेट वेरिएबल्स में जो है ना वो स्टोर करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो सम है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। लाइक आप उसको सम के वेरिएबल में रख सकती हैं या डायरेक्ट प्रिंट करवा सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। यूजर से दो नंबर इनपुट लें और उनका सम प्रिंट करवाना है। आपने एक जगह मिस्टेक की, ऊपर इनपुट लिख दिया है इनपुट की जगह। जी अभी। अच्छा, अब आपको बिहेवियर समझ आया है? नहीं अभी। अच्छा, मैं बताती हूँ। बेसिकली आपने जो यूजर वन से इनपुट लिया, ठीक है, यूजर टू से इनपुट लिया, दोनों जो थी उनकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग में, ठीक है। और प्लस का ऑपरेटर जो है वो कभी भी स्ट्रिंग टाइप्स को ऐड नहीं करता, ठीक है। नहीं, बेसिकली ये सम का फंक्शन आपने कहाँ से लिया है? आपने इसको पहले पढ़ा है? क्योंकि मैंने तो इसको पाइथन में नहीं पढ़ा। क्या नहीं पता अभी। हूँ मैं। एक मिनट सर्च करती हूँ। वेट अ मिनट। अरूज, अभी के लिए जो है ना आप सम के फंक्शन को इरेज कर दें, ठीक है। ये ना थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है ना आप सिंपली इसको किसी वेरिएबल के अंदर रख के ना सम करवाएं, ठीक है, और फिर प्रिंट करवा दें। अभी एक न्यू वेरिएबल लेके उसमें एक्स प्लस वाई करके तो फिर उसको प्रिंट करवाना है। हाँ, ऐसे करना है। या डायरेक्ट प्रिंट के फंक्शन में भी एक्स प्लस वाई कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, एक बिहेवियर आपने ऑब्जर्व किया है कि आपका आंसर 3 + 6 क्या आना चाहिए था? अब 9 आना चाहिए था। यहाँ पे 36 लेकिन आ। 36। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? अभी ये ना थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है। ऐसा कोई सी प्लस प्लस में भी हुआ था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे C++ का आइडिया नहीं है, लेकिन आपको अगर उसके बारे में भी कभी याद आएगा तो यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। मतलब एज सच, ठीक है, आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो लेकिन फिर भी आपको न्यू बिहेवियर देखने को ना मिल जाता है, ठीक है। जैसे अभी ये वाला जो सम फंक्शन वाला है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग हो जाती है, एज सच मसला नहीं है।
इसमें ये है कि इनपुट का फंक्शन हमें जो डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, यानी वो 3 और 6 को जो है वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, जब स्ट्रिंग के ऊपर प्लस का फंक्शन लगता है ना, तो वो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है, यानी स्ट्रिंग को इकट्ठा जोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर 3 भी एक स्ट्रिंग है, 6 भी एक स्ट्रिंग है, उसको वो ऐड नहीं करेगा बल्कि वो क्या करेगा, उसको जोड़ देगा आपस में। ठीक है, तो वो 36 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप अपनी प्रेजेंट करना स्टॉप करें और फिर हम टाइप कास्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वैसे क्लियर होगी है ना ये चीज? जी अभी हो गया है। ठीक है, चलें अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं, या मतलब यहाँ पर इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर रहे हैं, या फ्लोट को इंटीजर में चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट के फंक्शन को तो हमने इंटीजर टाइप की डेटा पास की थी। ठीक है, लेकिन उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह की टाइप कास्टिंग है। लेकिन टाइप कास्टिंग के हमारे पास ना दो मेथड्स होते हैं। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि पाइथन का जो है इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली करता है, बैकएंड पे खुद ब खुद करता है। ठीक है, और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि बेसिकली हम एज अ यूजर जो है वो खुद करते हैं। ठीक है, मैन्युअली करते हैं। पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को देख लेते हैं, और ये जो चीजें हैं ना, ये इन फ्लोट स्ट्रिंग, इनको बाद में देखते हैं, और ये हिरार्की को भी बाद में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराया, फिर दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें मैंने फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करवाया। ठीक है, अब मैं उन दोनों को ऐड करती हूँ, और पहले जो है हम रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, पहले रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, फिर बाद में बाकी बिहेवियर देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको चला देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 7.5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, मैथ्स में तो हमें पता है कि 2.5 को अगर हमने 5 में प्लस करना है तो हम कैसे रखेंगे, कि लाइक हम इस तरह से रखेंगे कि इस तरह रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना एडिशन कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक डिफरेंट डेटा टाइप है। ठीक है, ये एक डिफरेंट डेटा टाइप है, इनको पहले आपस में प्लस करने के लिए जो है सेम लेवल पे आना होगा। ठीक है, यानी एक तरह की डेटा टाइप आपस में प्लस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बैकएंड पे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास इंटीजर जो है ना वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी एक इंटीजर और फ्लोट ऐड होगा तो इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? 5 के आगे पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उसने बैलेंस करने के लिए उसको जो है ना वो फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है ना 5.0 और 2.5 की जो है ना वो एडिशन होगी। ठीक है, जब एडिशन होगी तो हमारे पास आंसर जो है वो 7.5 आ जाता है। तो ये थी इम्प्लिसिट डेटा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अगर मैं ओवरऑल भी इसका ना टाइप चेक करूं अपने आंसर की, कि मेरे पास जो आंसर है, लाइक जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर है प्लस होने के बाद रिजल्ट के अंदर मतलब 7.5 ही स्टोर होगा ना, तो 7.5 की अगर मैं ओवरऑल टाइप चेक करूं तो वो मेरे पास आ जाती है फ्लोट टाइप। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी अभी। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, जब हमने बूल डेटा टाइप को डिस्कस किया था ना, तो बूल डेटा टाइप में मैंने कहा था कि ट्रू और फॉल्स हैं, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक और न्यू कोड सेल बना लेती हूँ, और उसमें ना हम थोड़ी प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइक मैं जो है वो एक नंबर है, एक वेरिएबल के अंदर जो है वो एक बूल डेटा टाइप का डेटा स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। बूल में दो ही हमारे पास वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू आती है या फॉल्स आती है, ठीक है। और फिर बी के अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करूंगी, तो मेरे पास प्रिंट होके आएगा। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। मेरे पास 6 प्रिंट होके आ रहा है, यानी ट्रू के अंदर 5 कैसे ऐड हो गया। ये बिहेवियर आपको थोड़ा समझ आया? अभी क्योंकि हमारे पास ट्रू और फाल्स, ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फाल्स की 0, तो उसने क्या किया है, उसने ट्रू को इंटीजर में चेंज कर दिया है। तो ट्रू की वैल्यू 1 थी तो 5 + 1 फिर 6 आ गया। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। और हम बूल डेटा टाइप के अंदर ना इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे, लाइक कौन कौन सी हमारे पास हाली वन ही होल्ड नहीं करता, और भी बहुत सी वैल्यूज होल्ड करता है, ठीक है। दूसरी डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिहाज से लिस्ट के अकॉर्डिंग भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करेगा, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग भी करेगा, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। आप सिंपली मैं क्या करती हूँ कि मैं जो है फॉल्स डेटा टाइप जो है, सॉरी फॉल्स जो मेरे पास वर्ड है उसके साथ भी हम एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या बिहेवियर शो होता है, ठीक है। अब प्रिंट किया तो अब मेरे पास एग्जैक्टली 5 ही आ रहे हैं, अगर फॉल्स के साथ देखें तो फॉल्स जो है वो उसकी टाइप कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। बैकएंड पे ऑटोमेटिक जो है उसकी टाइप कन्वर्जन हो रही है, वो उसको फॉल्स को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, और इंटीजर डेटा टाइप में उसको क्या वैल्यू असाइन कर रहा है, 0। और ट्रू को उसने क्या वैल्यू असाइन की, 1 असाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई बूल टाइप का डेटा और इंटीजर टाइप का डेटा ऐड होता है, तो हमारे पास जो टाइप है उसकी ओवरऑल जो वेरिएबल हमारे पास बूल टाइप होल्ड कर रहा होगा, वो क्या होगा कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरऑल भी इसकी टाइप देख लेते हैं। इसी को उठा लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करते हैं। और उसके बाद जो है ना इनकी टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ओवरऑल जो टाइप आ रही है वो इंटीजर टाइप आ रही है, ठीक है। सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीजर आएगी। अच्छा, अब मेरे पास आ रहा है एक नंबर है 2.5, ठीक है। ये हो गया फ्लोट को इंटीजर में ऐड करके देख लिया। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो इंटीजर में या फ्लोट में ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा लेते हैं, ठीक है। और इसको ना एक इंटीजर में ऐड करके देखते हैं। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है एक इंटीजर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट करवा देते हैं, D+A कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा 5+2J। एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास इंटीजर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होगा, तो वो उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में ऐड नहीं होगा, वो उसके इंटीजर पार्ट में ऐड होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। और सेकंड ये चीज़ है कि इसकी टाइप भी देख लेते हैं, आपको टाइप ओवरऑल समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी क्लास के आगे कॉम्प्लेक्स आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो जो डेटा टाइप थी ना इंटीजर, वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रही थी एडिशन से पहले, ठीक है। 2 के साथ हमारे पास जब वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, कोई आइडिया है आपको कि हम ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 2, इसको हम कैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं अभी। अच्छा, एडिशन से तो आपको पता लग ही रहा होगा कि लाइक 5+2J है, तो इसका मतलब ये है कि 2J वाली अभी वैल्यू तो उसमें जीरो अनऑल्टर्ड या रहेगी। 0 जी। हाँ, 0J आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इस तरह से ये टाइप कन्वर्जन हो रही है मैन्युअली। तो यहाँ पर हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक जब हमारे पास आ रहा है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आ रही है, ये हायरार्की जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की है। इसको मैं रीनेम कर देती हूँ।
अगर मेरे पास सबसे ज्यादा जो है ना वो हाईएस्ट, अगर मेरे पास कोई इंटीजर है, फ्लोट है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत से टाइप के नंबर हैं, ठीक है, तो वो सब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे। सबसे हाईएस्ट जो वो होती है ना प्रायोरिटी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, ठीक है। और अगर मेरे पास एक है जिसके अंदर इंटीजर है और बूल है, तो उसमें जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास ऐसा है जिसका एक्सप्रेशन है जिसमें इंटीजर और बूल है, तो उसमें जो है वो सारे के सारे जो होंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होंगे, बूल इंटीजर में कन्वर्ट होगा। और बूल की सबसे लोएस्ट स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, कोई भी इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूल में कन्वर्ट नहीं होगा एक एक्सप्रेशन में। ये बात क्लियर है? जी आप ही। अच्छा, 1 मिनट बस दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, जो कि यूजर जो है खुद करता है। जब हम इनपुट का फंक्शन लगा रहे थे, तो उसमें हमने ये बिहेवियर देखा था कि हमारे पास क्या आ रहा था, इनपुट वैल्यू रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो वहां पर हमें जो है ना मैन्युअली खुद ही टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ना, उसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जो यूजर खुद करता है, उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है कि टाइप कन्वर्जन, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आप मैन्युअली खुद ब खुद करते हो, क्योंकि यूजर कभी कभार स्ट्रिंग की फॉर्म में भी डेटा ले रहा होता है। ये चीज क्लियर कर दी एग्जांपल के थ्रू। अब यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर मेरे पास इनपुट वाले ही जो प्रोग्राम था ना जो आपने लिखा था, ठीक है, उसी को लिख लेते हैं। और उसमें देख लेते हैं, बल्कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसमें देख लेते हैं कि हम इसमें कैसे टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जब मैंने यूजर से 2 नंबर इनपुट लिए, ठीक है, 20 और फिर 40, तो मेरे पास 2 नंबर्स आ गए। अब इनकी पहले टाइप देख लेते हैं, num1 की टाइप देख लेते हैं, ठीक है, और num2 की टाइप देख लेते हैं। अ, ये ओके। इनकी टाइप हमारे पास आ गई स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। अब हम जो है मैन्युअली इनकी टाइप जो है टाइप कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर यूज होते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है ये। हम अगर किसी डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको इंट का फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर वो वेरिएबल पास कर देंगे, या वो वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लोट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो फ्लोट का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर वो जो वैल्यू है वो पास कर देंगे, और स्ट्रिंग का फंक्शन। और हमारे पास लिस्ट के लिए भी फंक्शन है, टपल के लिए भी है, ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ना एक नीचे लिंक ऐड कर दूंगी, बल्कि लिंक ऐड भी है, टाइप कास्टिंग इन पाइथन, ठीक है। इसमें आप जाके देख सकते हैं डिटेल में, हर डेटा टाइप के लिए ना हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको अब कौन सी ऐसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास एडिशन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो सम करवा लेते हैं, ठीक है। सम हमारे पास num1 प्लस num2 का, ठीक है। अब मैं 20 करती हूँ, उसके बाद मैं 40 करती हूँ, ठीक है। मेरे पास इसकी टाइप आ गई, और मैंने यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन नहीं लिखा, ठीक है। प्रिंट सम, तो यहाँ पर 20 और फिर आ गया 40, और फिर उसके बाद मेरे पास सम आ गया 2040 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास जो है वो इसकी आंसर जो है वो 60 आए, ठीक है। एक तो मैं ये कर सकती हूँ कि सम के फंक्शन के अंदर जब मैंने num1 और num2 को पास किया, तो डायरेक्ट जो है वहां पर जाके टाइप कास्टिंग कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जब num1 और num2 में इनपुट ले रही हूँ, तो जो इनपुट मेरे पास रिटर्न हो रहा है उसको डायरेक्ट जो है वो मैं वहां पर टाइप कास्टिंग कर लूँ। तो अरूज, आप कौन सी प्रेफर करना चाहेंगी? अभी जब हम इनपुट ले तब वहां पे कर। ओके, हम इनपुट के फंक्शन के अंदर ही किस टाइप के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं?
किस डेटा टाइप में हम अपने इनपुट को कन्वर्ट करना चाहते आप इंटीजर। हैं। इंटीजर, हाँ। लेकिन यूजर फ्लोट में भी तो नंबर एंटर कर सकता है ना। जी आप भी। चलें फ्लोट लिख लेते हैं। वैसे आप इंटीजर भी ले सकते हैं, सच कोई मसला नहीं है। इसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ब्रैकेट डाल दी, फिर फ्लोट डाल दिया। अब यहाँ पर मैं अगर इसको सम करूंगी, 20.5 में लिख लेती हूँ, ठीक है। दूसरा 20 लिख लेती हूँ, ठीक है। मेरे पास 40.5 आ गया। इसकी सम फंक्शन की जो है वो टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर ही इसके अंदर ही टाइप प्रिंट कर लेते हैं। तो बेसिकली 20, ठीक है। फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद इसकी जो ओवरऑल टाइप आई है वो फ्लोट आई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम लोग टाइप कास्टिंग मैन्युअली क्यों करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। जी आप भी। आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। कल जो है ना, कल वाला लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा है, हो सकता है ये हमारे 2 दिन पे चला जाए। तो आज का लेक्चर बस छोटा सा ही था, और इससे रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस है मजे मजे की करने वाली, वो मैं असाइनमेंट में ऐड करके तो आज असाइनमेंट इंशाल्लाह भेज दूंगी। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नो आप भी, सब क्लियर है। चलिए ठीक है। मैं क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप कर देती हूँ, और फिर हम क्लास जो है वो लीव कर देते हैं।